गोरक्षनाथ। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए। काम मुश्किल है नहीं कोई जहां, काम मुश्किल है नहीं कोई जहां में, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए। समय को देखते हुए अविलंब मैं विद्यालय के छात्रों से निवेदन करती हूँ कि कृपया वो थोड़ा साइड में सभी अतिथियों से सादर अनुरोध है। मैं सागर नेशनल बोर्ड ऑफ स्टडीज के आप सदस्य रह चुके हैं। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास पाठ्यक्रम समिति के सदस्य की भूमिका में आप रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड के व्यक्तित्व बनने की भूमिका में जिनका बहुत योगदान होता है, अब उन बिंदुओं की तरफ उस तरफ आपका ध्यान ले चलना चाहती हूँ। सम्मान हो रहा है शिक्षा संस्कारों का संरक्षण और संवर्धन कर रही है। बिल्कुल आप अपनी तालियों से मंच तक पहुंच रहे हैं, तो मैं अब नहीं कुछ कहूंगी, मंच से कई बातें कही गई ताली के लिए, लेकिन ये आलाप में स्वाभाविक है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। एक बार जोरदार तालियां बजानी दीजिए। हमने तो बचपन से यही सुना है, आलाप कभी आप आलाप तो उस शिखर पर होते हैं। आइए सीधे आप सबका ध्यान मंच की ओर ले आती हूँ। मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए मैं साथ नहीं हुई। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने चरित्र, विचार और जीवन से हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं, साथ ही समाज और राष्ट्र निर्माण के संस्कार भी देते हैं, मानवीय मूल्यों में विश्वास भी जगाते हैं और अपनी जमीन से जुड़कर आसमान छूने का साहस और बल भी देते हैं। एक ऐसे ही स्वागत हो रहा है जिस शिक्षा के विभिन्न विषयों से विशेषज्ञ के रूप में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों से आप संबद्ध हैं। भारतीय भाषा अभियान के संरक्षक के रूप में आपको हम पाते हैं। आज अभी राम गरीबलाल छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। ये बहुत ही आनंद का विषय है कि समाज के सहयोग से छात्रावास को खड़ा किया गया है और छात्रावास में सैकड़ों छात्र इनका लाभ लेंगे। इसलिए मैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का और परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। यहाँ 2 दिवसीय शैक्षिक कार्यशाला और प्रांत का अभ्यास और दोनों कार्यक्रम है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का ध्येय वाक्य है, देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना है। आज जो भी देश और दुनिया के सामने समस्याएं, चुनौतियां हैं, उसका समाधान अगर चाहिए तो शिक्षा से ही हो सकता है। आज हम चाहते हैं कि वे हमारे नागरिक छात्र बहुत संस्कारी हो, समाज मूल्यवान हो, देश विश्वगुरु बने, लेकिन वैसी शिक्षा तो है नहीं। और आनंद की बात है कि जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें इस प्रकार की सारी बातों का समावेश किया गया है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं और आनंद की बात है कि बहुत सारी बातें शिक्षा नीति में समावेश हो गया। तो इसके क्रियान्वयन के लिए देशव्यापी हम कार्य कर रहे हैं और यहाँ जो राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला होगी उसमें भी इसी पर चिंतन होगा। प्रमुख रूप से 2 विषय होंगे, एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और आत्मनिर्भर भारत के लिए शैक्षिक संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया आत्मनिर्भरता के लिए, तो हमने भी सोचा कि हमारा क्या दायित्व है।
तो विचार करते ध्यान में आया कि जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों विषय पर विशेष चिंतन चर्चा होगा। साथ साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बातें आई है, ये सारी बातों के क्रियान्वयन का, इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास शिक्षा उत्थान्यास पिछले 15 सालों से कर रहा है। ये जो देशव्यापी काम होता है और ये जो गोरक्ष प्रांत में जो काम हुआ है, इसकी समीक्षा और आगे की योजनाएं भी बनेगी। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी जो अच्छे कार्य करने वाले शिक्षा क्षेत्र में देश में लोग हैं, उनको एक मंच पर लाने का हम प्रयास करते हैं हर साल। हमने 2023 में ज्ञानोत्सव नाम से एक बड़ा कार्यक्रम किया था दिल्ली में। अभी आगामी वर्ष में इनका अगला कदम हम 4 ज्ञान कुंभ देश में आयोजित कर रहे हैं। जो हमारे प्राचीन शिक्षा के केंद्र है, एक ज्ञान कुंभ हरिद्वार में हो गया, दूसरा अभी नालंदा में है, तीसरा पौंडीचेरी में है और चौथा अहमदाबाद में है। और ये चारों ज्ञान कुंभ के समापन के बाद प्रयागराज महाकुंभ में एक ज्ञान महाकुंभ का हम आयोजन करेंगे 7, 8, 9 फरवरी। और देश भर से शिक्षा में अच्छा कार्य करने वाले लोग, सभी प्रकार के लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। इस प्रकार का समावेश करने वाले सब एक मंच पर आए। और आज शिक्षा निजी स्तर पर विचार करें तो एक बड़ा व्यवसाय बन गया। तो शिक्षा फिर से एक सेवा का माध्यम बने, इस दिशा में कदम देशव्यापी आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार के हमारे जो कुंभ मेला होता है हर साल, हर 12 साल में होता है, जो प्राचीन हमारी परंपरा के साधु संत मिलते थे, विचार चिंतन मंथन करते थे और देश को एक दिशा देने का कार्य करते थे। तो इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन भी इसी दृष्टि से हम कर रहे हैं कि देश के शिक्षा जगत को एक दिशा देने का काम इस ज्ञान महाकुंभ से हो। इस प्रकार का जो कार्य होने वाला है, तो गोरख क्षेत्र भी ये प्रयाग से कोई दूर नहीं है, एक ही राज्य है ये, तो गोरख क्षेत्र की इसमें बहुत प्रमुख भूमिका बनती है। तो इस दृष्टि से इस अभ्यास में ये भी चिंतन होगा और ये सारा काम करने वाले लोग हैं, उसका शिक्षण दिशा दर्शन हो यहाँ से और बहुत अधिक सक्रियता से आगे के दिनों में शिक्षा में बदलाव, परिवर्तन और भारतीय शिक्षा के पुनर्स्थापन हेतु काम करने के लिए यहाँ से कटिबद्ध होकर जाए। इस प्रकार का ये 2 दिन का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। सर, ये जो 2 दिन की कार्यशाला चल रही है यहाँ पर, जो कल शुरू हुई, आज शाम को समापन हो गया, उसके बारे में थोड़ा जी। शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास पूरे भारत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। हम 11 विषयों पर काम करते हैं। इसमें शिक्षक शिक्षा, वैदिक गणित, चरित्रवान व्यक्तित्व का समग्र विकास, मातृभाषा में शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, इन विषयों पर हम काम करते हैं। और ये जो 2 दिन की कार्यशाला है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत, इसको लेके शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास के पूरे गोरक्ष प्रांत अर्थात गोरखपुर के करीब 11 जिलों के शिक्षक, शोधार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2 दिन में हमने शिक्षा से किस प्रकार से आज का युवा आत्मनिर्भर हो सकता है, इस विषय पर चर्चा की है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होना है महाविद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, उस पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि क्या है, एक कार्यकर्ता किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की कार्यपद्धति के अनुसार इस देश में चरित्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का विकास होगा, इन सभी विषयों पर यहाँ चर्चा चल रही है। इसी प्रकार से हम पूरे देश भर में इन विषयों पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक विषय पर और चर्चा होने जा रही है, शिक्षा में जो नवाचार हो रहे हैं देश में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो कार्य हो रहे हैं, जो शिक्षा में गुणवत्ता लाने की दृष्टि से, विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण की दृष्टि से नए नवाचार हो रहे हैं, उनको लेके भी शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास देश भर में 4 ज्ञान कुंभ और 1 ज्ञान महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। एक ज्ञान कुंभ हरिद्वार में 1 और 2 अक्टूबर को हुआ है। दूसरा ज्ञान कुंभ नालंदा, जो हमारी बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है, वहाँ 16, 17, 18 नवंबर को होने जा रहा है। 21, 22, 23 नवंबर को पांडिचेरी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय पांडिचेरी में ज्ञान कुंभ होने जा रहा है। और 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2024 को कर्णावती में गुजरात विद्यापीठ, जिसे गांधी विद्यापीठ के नाम से भी जानते हैं, उस विश्वविद्यालय में होने जा रहा है। बाद में हम सबको जानकारी है कि इस वर्ष कुंभ का अवसर है, प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है।
उस अवसर पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने 7, 8, 9 फरवरी को एक बड़ा आयोजन, जिसमें 7-8 हज़ार देश भर के शिक्षाविद, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले संत महात्मा एकत्र होंगे, विद्यार्थी, शोधार्थी, महिला, पुरुष सब वहाँ आएंगे। एक बड़ा आयोजन वहाँ रहने वाला है। और 1 माह का हमारा जितने भी विषयों पर हम काम करते हैं, चाहे चरित्र निर्माण है, व्यक्तित्व का समग्र विकास है, पर्यावरण शिक्षा है, शिक्षा में स्वायत्तता है, इतिहास की शिक्षा है, शिक्षक शिक्षा है, इन सब विषयों को लेकर वहाँ प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और इन सब विषयों पर जानकारी भी वहाँ देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएगी। तो ऐसा कुल मिला के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का एक आयोजन हो रहा है। उसी के निमित्त यहाँ हमारे लगभग 150 कार्यकर्ता इस गोरक्ष प्रांत से यहाँ जुड़े हैं, उन सबके बीच चर्चा हो रही है। मुख्य वक्ता कौन थे? मुख्य वक्ता इसमें शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी जी यहाँ रहे, दोनों दिन रहे। जो चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है उसके कुलपति संचित गुप्ता जी यहाँ रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति टंडन मैडम यहाँ रही। हमारे सतीश द्विवेदी जी जो शिक्षा मंत्री रहे हैं वो यहाँ आज पहले सत्र में यहाँ पूरे समय रहे। और हमारे शिक्षा संस्कृति उत्थान से गोरक्ष प्रांत के संरक्षक डॉक्टर मेंकेश्वर पांडे जी हमारे साथ पूरे समय है। प्रोफेसर विनय कुमार सिंह जी यहाँ पूरे समय हैं, विनय मिश्रा जी हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ के प्रोफेसर पूर्णेंदु मिश्रा जी भी इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे हैं। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र के मुख्य लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मेरा नाम संजय स्वामी है, मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में पर्यावरण विषय का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और ये गोरक्ष प्रांत और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का काम मैं यहाँ देखता हूँ न्यास की दृष्टि से। सर, ये जो 2 दिन का कार्यक्रम है एमजी पीजी और एमजी इंटर कॉलेज दोनों मिला करके संयुक्त घोष बना है, कितना प्रेशर था और कितना आसान था? नहीं, कहीं कोई दबाव की बात नहीं है। ये शैक्षणिक न्यास का, शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास का यह कार्यक्रम था गोरक्ष प्रांत का और हमारे दोनों विद्यालय इसमें सहयोगी की भूमिका में रहे। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने दोनों विद्यालयों के प्राचार्यगण को, आचार्य अनिल कुमार सिंह जी और ओम प्रकाश सिंह जी को, कि आप लोगों के साथ आपके विद्यालय की पूरी टीम सारी व्यवस्था को देखते रही। लगभग 150 लोगों की आवास की व्यवस्था नए राम गरीबलाल छात्रावास में की गई और उन लोगों के 2 दिन के भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को भी विद्यालय के शिक्षकों ने पूरे गंभीरता के साथ अपना दायित्व निर्वहन किया है। मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य यह था अपने परिसर में कराने का कि हमारे जो छात्र हैं वह जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके बारे में जानें, समझें। आज जो हमारा दोपहर भोजन के पहले का परिसंवाद सत्र था जिसे अतुल भाई कोठारी जी ने लिया, उसमें महाविद्यालय के स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं और इंटर कॉलेज के भी छात्र थे कक्षा 12 के। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन छात्रों ने भी नई शिक्षा नीति पर अपने मन में जो उनके भ्रम हैं या संदेह हैं उसके बारे में भाई जी से उन्होंने प्रश्न किए और समझने का प्रयास किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा कार्य है कि जैसे एक परंपरा अगर बन गई कि इस तरह से ही पढ़ाई होनी है, तो जब कभी कभी पढ़ाई चेंज होती है तो छात्रों को दिक्कत आती है। तो ये तो समग्र जो विचार है उसको बदलने का कार्य किया जा रहा है और इस रूप में किया जा रहा है कि जो हमारी सनातन परंपरा रही है, भारतीय ज्ञान परंपरा जिसे आप कह सकते हैं, उस ज्ञान परंपरा के अनुसार हम लोग नई शिक्षा नीति को लागू करें और जितने हमारे छात्र हैं, शिक्षक हैं, वह उस भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुसरण करें, छात्रों के साथ एक आत्मीय संबंध बने। बीच में जो पुरानी शिक्षा नीति के कारण वो संबंध कहीं ना कहीं टूट रहा था। जैसे आज समाज में चिकित्सक और रोगी का जो संबंध है वो कमजोर हो रहा है। मन में कहा जा रहा है कि सिर्फ धन के लिए चिकित्सा की जा रही है। उसी तरह इस शिक्षण कार्य में भी कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न हो रहा था। तो उसके लिए यह 2 दिन का जो मंथन हुआ है उससे मुझे लगता है कि हमारे जो परिसर में 200-250 शिक्षक समुदाय हैं और जो हमारे छात्र जिन्होंने इसमें सम्मिलित रहे हैं, उन लोगों के मन में नई शिक्षा नीति के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर होने में
सहायक हुआ है और यह हमारे दोनों महाविद्यालयों के लिए और उसके लिए बहुत अच्छी बात है। इस कार्यशाला में एक और बड़ी चीज हुई है, यहाँ पर 120 बेड का आपने हॉस्टल इनॉग्रेट हुआ, हाँ, जबकि ऑलरेडी हॉस्टल यहाँ पे था। क्या डिफरेंस होगा पिछले हॉस्टल? नहीं, बिल्कुल 1914 का हमारा नेशनल छात्रावास था, जो भवन अब जीर्ण शीर्ण हो रहा था। उसके ऊपर अगर हम छत बनवाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि बहुत पुरानी वो बिल्डिंग थी, तो इसलिए सोसाइटी का यह निर्णय हुआ और वो हमारा परिसर लगभग 1.25 एकड़ भूमि में है। तो अब आज ज़मीन तो बढ़नी नहीं है, ना महामना राम गरीबलाल दूसरे आने वाले हैं, तो हम लोगों ने 15,000 वर्ग फीट में हॉस्टल को ऊंचाई की ओर ले जाते हुए 4 मंजिला तैयार कराया है और उसके बगल में बात चल रही है शायद महिला छात्रावास के लिए भी धन हम लोगों को किसी एनजीओ से प्राप्त होगा, जो CSR फंड आप जिसे कहते हैं उसके अंतर्गत। तो जो एक आवश्यकता हमारी है वो भी पूरी होगी और जो हमारा पुराना भवन है अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सोसाइटी यहाँ पर कुछ अन्य शिक्षण से ही संबंधित भवन के बारे में विचार करेगी। तो अब वो नया भवन जो हमारा 120 नहीं, वो जब C ब्लॉक पूरा हो जाएगा तो 180 बच्चों के लिए लगभग 60 कमरों का वह तीनों A-B-C ब्लॉक हमारे हैं। ये जो गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रहे हैं वो किस कॉलेज के लिए हुआ? नहीं, गर्ल्स कॉलेज के लिए या कि देखिए, ये जो भी हॉस्टल है ये सोसाइटी के द्वारा निर्मित हो रहे हैं और जैसे इस हॉस्टल में भी हमारे इंटर कॉलेज के भी छात्र रहेंगे, एक विंग हम डिग्री कॉलेज के छात्र को भी देंगे। उसी तरह महिलाओं के लिए अपने आपको पता है कि लगभग 250 बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, तो जो हमारा हॉस्टल बनेगा महिलाओं के लिए वो महाविद्यालय के छात्राओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। लेकिन अन्य भी कोई बाहर का रहना चाहे छात्र तो हम उसका भी स्वागत करेंगे।